सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी इन हिंदी। डर अभी ज़िंदा है। ये कहानी मेरे खुद के भाई की है जो बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। ये बात लगभग 45 वर्ष पहले की है। उस वक्त मेरे भाई की उम्र करीब 15 वर्ष हुआ करती थी। मेरा वो भाई जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। जैसा कि मुझे बताया गया, मेरे भाई काफ़ी शरारती बच्चों जैसे थे। एक रोज़ की बात है, भैया ने स्कूल जाने से मना कर दिया। अम्मा से बोला, अम्मा आज मेरे सर में दर्द है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अम्मा ने बोला, कोई बात नहीं, आज तू आराम कर ले। बाकी के 4 भाई बहन स्कूल को चले गए थे। कुछ समय बीता। पहले के समय में खाना जल्दी खा लिया जाता था, तो 12 बजे तक अम्मा घर के कामों से फारिग हो के थोड़ा आराम करने चली गई। अम्मा के सोने के बाद भैया उठा और खेलने को निकल गया। चूँकि उस वक्त हम भी काफ़ी गरीब हालातों से जूझ रहे थे। मेरा घर कच्ची मिट्टी का बना हुआ था। घर काफ़ी बड़ा था। मेरे पापा को पेड़ पौधे लगाने का बड़ा ही शौक़ हुआ करता था क्या, आज भी बहुत शौक़ है। तो घर के एक हिस्से में बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। वहाँ एक मेहंदी का पेड़ भी लगा हुआ था जो बहुत ही बड़ा था। मेरे घर और पेड़ पौधे वाले जगह के बीच में एक दीवार बनाई गई थी और उन दोनों के बीच में एक दीवार उठाई गई थी। उस दीवार में काफ़ी मुक्के बनाए गए थे। मुक्कों का मतलब आप समझ सकते हैं, बड़े बड़े छेद, इतने बड़े छेद जिसमें से एक हाथ चला जाए किसी का भी। जिस तरफ पेड़ पौधे लगे थे वो ज़मीन खासी हमारे लिए अच्छी नहीं रही। जो भी मैंने सुना उस हिसाब से बताया जाता है कि वो जगह बहुत ही मनहूस साबित हुई हमारे लिए भी, और जिन लोगों ने उसे अभी ख़रीद लिया उन लोगों के लिए भी। तो बात कुछ ऐसी है कि भैया खेलने के लिए गया। भैया ने गेंद लिया और खेलना शुरू किया दीवार पे पटक कर। तो जो गेंद थी वो दीवार के उस तरफ चली गई, उस छेद से होते हुए। अब आप समझ सकते हैं वो छेद इतनी बड़ी थी कि उसमें से एक गेंद आराम से चली जाए। तो वो गेंद दीवार के उस तरफ चली गई। भैया ने उस छेद में से देखा तो गेंद उसको दिखी जो दीवार से काफ़ी लगी हुई थी। भैया को लगा हाथ डाल के गेंद को निकाल लेता हूँ। भैया ने हाथ डाला और वो गेंद निकालने की कोशिश में और उसकी जद्दोजहद में लग पड़ा। काफ़ी मशक्क़त के बाद भी वो गेंद तो नहीं निकली। हाँ, लेकिन एक जो घटना घटी वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। भैया को कुछ समय बाद महसूस हुआ कि उसका हाथ किसी ने बहुत ज़ोर से पकड़ रखा है और उसे खींचे जा रहा है। भैया को असहनीय दर्द महसूस हो रहा था। चूँकि हर किसी को लगता है कि शोर मचाया तो अम्मा उठ जाएगी और फिर बहुत पीटेगी, लेकिन भैया से सहन ना हो पाया उसका दर्द और भैया ने आवाज़ लगाई, अम्मा बचाओ, हाथ फंस गया। अम्मा जल्दी से नींद से उठी और आई, बोली, क्या हुआ बाबू? भैया ने बोला, अम्मा हाथ फंस गया, निकल नहीं रहा है, मेरी गेंद जो है वो उस तरफ फंसी हुई है। पहले तो अम्मा ने गुस्सा किया कि हर वक्त शरारत करता रहता है। जैसा कि मैंने बताया, भैया काफ़ी शरारती हुआ करता था। अम्मा ने कुछ गुस्सा किया और फिर हाथ को निकालने की कोशिश करी। बहरहाल हाथ की निकालने की कोशिश आप सोच सकते हैं करीबन आधे घंटे चली। आधे घंटे की मशक्क़त में भैया को जो दर्द हो रहा था वो उससे सहन ना हो रहा था। अम्मा ने उसके हाथों पे ढेर सारा तेल डाला, उसके बावजूद भी वो हाथ निकल ना रहा था, जबकि हम साफ देख पा रहे थे कि उसमें इतनी जगह बाकी थी कि वो हाथ बिल्कुल ढीला महसूस हो रहा था। आधे घंटे की मशक्क़त के बाद भैया का हाथ बाहर निकला। निकलने के बाद हाथ को देख करके तो अम्मा का कलेजा मुँह को आ गया था। अम्मा दहाड़े मार के रोने लगी, क्या हो गया मेरे लाल के साथ? आप सोच भी नहीं सकते कि उसके हाथ की क्या हालत हुई थी। भैया की उम्र 15 वर्ष थी। भैया की लंबाई करीबन 5 फुट 6 इंच 7 इंच उस वक्त हुआ करती थी। पतला था भैया और लंबा था।
हाथ निकलने के बाद उसका हाथ घुटने तक ना आकर के उसके एड़ियों तक पहुंच गया था, जो कि उसका हाथ बहुत बुरी तरह से टूट चुका था। लेकिन हैरत करने वाली बात ये है कि हाथ तो लंबा हुआ था, उसके साथ साथ अम्मा बताती है कि उसके हाथ को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने कपड़े निचोड़ दिए हो, वो भी बहुत बुरी तरह से। उसके हाथ एक स्प्रिंग की तरह 3-4 तरह से मुड़ा हुआ था। बहरहाल अम्मा ने किसी को भेज के पापा को दुकान से बुलाया। मेरे पापा की सोनारी की दुकान थी। उस वक्त पापा कारीगर हुआ करते थे, काफ़ी अच्छे कारीगर हुआ करते थे। पापा आए, भैया को लेकर हॉस्पिटल ले जाया गया। पता चला कि भैया का हाथ एक जगह से नहीं, करीबन 4 जगह से टूटा हुआ है। बहुत टाइम लगा भैया का हाथ ठीक होने में। हाथ तो उसका ठीक हो गया, पर हाँ, दर्द कभी ना कहीं बरकरार रहता था और हाथ में थोड़ा टेढ़ापन भी आ गया था उसके। खैर, ये बुरा वक्त ख़त्म हुआ। 5 साल का वक्त बीता और नहीं पता था हमें कि 5 साल पहले होने वाली घटना अब जा कर के एक इतना बड़ा दुख बनकर आएगी हमारे ऊपर। सावन का महीना चल रहा था। हमारे घर पे एक दिन कथा रखा गया। उस वक्त भैया की उम्र 20 साल हो चुकी थी। मेरे जो 4 भाई बहन थे उनको स्कूल भेज दिया गया। वो इसलिए क्योंकि घर पे अगर कथा पूजा रखा जाए तो बच्चे शोर शराबा मचा करके और काफ़ी तंग कर देते हैं, तो वो लोग तो स्कूल चले गए। भैया बड़ा था तो भैया को रोक लिया गया। ये सोचा गया घर में बहुत सारे काम होंगे, कुछ सामान भी मंगाना होगा और भैया बड़ा हो चुका था, तो भैया का उस वक्त कॉलेज स्टार्ट हो चुका था। भैया को कॉलेज नहीं जाने दिया गया। मम्मी बताती है उस वक्त उसका मन बहुत बेचैन था। घर में तो कथा पूजा रखी गई थी, लेकिन एक माँ का कलेजा था, तो उस दिन ना चाहते हुए भी चाहते हुए भी उसका दिल किसी काम में लग ही नहीं रहा था। खैर, सुबह का 9 बजा, 10 बजे का कथा का प्रोग्राम रखा गया था। पंडित जी ने बोला था कि 10 बजे आऊँगा। 9 बजे किसी काम से अम्मा ने भैया को भेजा। कुछ सामान ही लाना था पूजा पाठ का। अम्मा ने भैया को भेज दिया। भैया जब घर से निकल रहा था तो अम्मा बताती है कि उसका चेहरा देख वो अक्सर करके बहुत हंसा करता था। उसने उस दिन भी हंसा अम्मा को देखकर, बोला अम्मा जा रहा हूँ। अम्मा उसको देखी। उस दिन अम्मा बाहर निकल के उसको देखी। देखने के बाद अम्मा को पता नहीं कैसा महसूस हो रहा था, वो खुद नहीं बता पाती है। भैया चला गया, अम्मा अपने काम में लग गई। कुछ कदम आगे भैया साइकिल से बढ़ा ही था कि कुछ दीवार गिरने की बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर अम्मा का कलेजा भी धड़ से किया। फिर अम्मा ने अपना दिमाग शांत किया। मन में जो ख्याल उस वक्त सही में आया था उसे झुठला दिया और बोला नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। अभी 5-10 मिनट का वक्त बीता ही था। मोहल्ले के कुछ लोग शोर मचाते हुए घर तक आए और बोला आपके बच्चे के ऊपर दीवार गिर गई। वो सुनकर अम्मा के कलेजे पे भी दीवार गिर गई और हमारे घर वालों के ऊपर भी दीवार गिर गई। बहुत मशक्क़त के बाद भैया को निकाला गया उस दीवार के नीचे से। अम्मा पागल हो चुकी थी। पापा तक जब तक ये खबर पहुंची, पापा विश्वास करने के हालत में नहीं थे। भाई बहन को भी स्कूल से बुलाया गया। आप समझ सकते हैं किसी का जवान बेटा इस तरह की अकाल मृत्यु क्या बीतती है उनके घर वालों पे। खैर, मैं नहीं बता सकती उस वक्त मेरे घर वालों पे क्या बीती होगी, क्योंकि उस वक्त मेरी पैदाइश नहीं हुई थी। भैया के मर जाने के 2 साल बाद मैं पैदा हुई हूँ। भैया की लाश को लाया गया घर को। लाश इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उस समय मृत्यु ने उसको अपने कलेजे से लगा लिया था और मेरी माँ का कलेजा छन्नी हो चुका था। भैया घर को आया। हैरत करने वाली बात यह है
कि एक भी जख्म नहीं थे उसके शरीर पर। मानो ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ सोया हो, कुछ हुआ ही ना हो। अम्मा लगातार यही बोलती रही, उठ जा बाबू, उठ जा, उठ जा, काहे तंग कर रहा है, उठ जा। खैर, चूँकि अकाल मृत्यु थी तो भैया को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। पोस्टमार्टम होने के बाद समझ में आया कि उसके शरीर की लगभग कोई भी हड्डी ऐसी नहीं थी जो टूटी ना हो। अंदर से ये कह सकते हो कि भैया का पूरा शरीर टूट चुका था, लेकिन ऊपर से एक भी जख्म नहीं थे। खैर, कार्यक्रम शुरू हुआ, कथा का नहीं, भैया के दाह संस्कार का, हमारे घर वालों के जज्बातों के दाह संस्कार का, मेरे माँ बाप के सबसे बड़े बेटे के दाह संस्कार का और उनके अरमानों के दाह संस्कार का काम शुरू हुआ। सारा कार्यक्रम ख़त्म हुआ। भैया को अग्नि में विसर्जित कर दिया गया। अम्मा पागल हो चुकी थी, पापा ने काम छोड़ दिया। 2 साल के बाद मैं पेट में आई। मुझे ये सोचकर पैदा करने के लिए तैयार हो गई अम्मा। सबने ये समझाया, नहीं, वही है जो वापस आ रहा है। अम्मा ने भी अरमानों के साथ मुझे पैदा कर लिया। ये उनके लिए बदनसीबी कह लीजिए और मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी कि मैं एक इतने अच्छे घर में पैदा हुई जहाँ मुझे बहुत लाड़ प्यार मिला। खैर, मैं पैदा तो लड़की हुई, लेकिन अम्मा आज भी कहती है कि नैन नक्श, यहाँ तक कि हाथ पैर के नाखून भी बउआ जैसे मिलते हैं इसके, बिल्कुल उसी का रूप है। मेरा व्यवहार भी थोड़ा लड़कों जैसा ही है, क्योंकि मुझे गुस्सा भी जल्दी आ जाता है और मैं कुछ चीज़ों को बर्दाश्त भी नहीं कर पाती। खैर, ये समय बीत गया। हाँ, एक बात और है, मेरे भैया को किसी पंडित ने देख के बताया था कि वो क्षत्रिय जाति का था और कहा जाता है कि क्षत्रिय जाति के बच्चे ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते हैं। हमें नहीं पता क्या था, क्या सही था, क्या गलत था, पर मेरे घर वालों की यह बीती किसी भूत प्रेत से जुड़ी थी या क्या थी। भैया हमारे बीच नहीं रहा। घर को मनहूस इसलिए कहा गया क्योंकि कहीं ना कहीं वो घर इस चीज़ का जिम्मेदार रहा, क्योंकि उस घर के दूर होने के बाद ही हमारे घर की स्थिति सुधर गई। वो घर हमारे भैया को भी ले गई, जिसका शुरुआती अंश उसने पहले ही दे दिया था। एक बार की बात और एक घटना और है जो मैं आपके साथ दूसरे पार्ट में शेयर करूँगी। उस घर के साथ जुड़ी हुई करीबन 3 से 4 कहानियाँ हैं जो बिल्कुल सच्ची है। मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कुछ वक्त बीतने के बाद। अगर आपको हमारी ये आप बीती सच्ची घटना पसंद आई हो या आपको लगा हो कि इसमें सच्चाई है, तो आप इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।